सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आपका ऋषा IAS की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और कैसे सफलता मिलेगी उस टेक्निक को बताना, समझना, ये हमारी जो है जिम्मेदारी है। आप हमसे जुड़िए। अब फिर ये समझिए कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो चाहे मेंस हो। तो क्वेश्चन समझने के लिए क्वेश्चन में दिए गए तथ्यों को समझना जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे इस फैक्ट्स को तो पूरा आंसर कहीं जो है डिरेल होकर कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। उस दिन मैं बात कर रहा था ऐसे का, जो निबंध का पेपर BPSC में जो आया है, उसमें जो तीसरा सेक्शन है 100 नंबर का, उसको भोजपुरी भाषा में देने की बात की गई थी। तो मैं बार बार ये बताना चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है, और वो क्वेश्चन तभी आप समझेंगे जब आप एनालिटिकल होंगे, क्रिटिकल एग्जामिन करेंगे, रिवर्स स्टडी करेंगे और हमारे जैसे लोगों के साथ मेंटरशिप गाइड का फायदा उठाएंगे। अब एक ऐसे उस दिन फिर मुझे ध्यान आया कि ये स्पेशली जो है BPSC के ऐसे पार्ट 3 जो भोजपुरी में, उसके लिए भोजपुरी के एक लोकोक्ति है कि बाप के नाम साग पात, बेटा के नाम परोरा। अब आप देखिए, भोजपुरी की लोकोक्ति है तो इसका सही मीनिंग क्या है, ये बच्चे आपस में कंफ्यूज होते रहेंगे। और इसको आप सही शाब्दिक अर्थ के बजाय जो है भावात्मक अर्थ में जाना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कहना चाह रहा है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, वो भी अपवर्ड। अपवर्ड अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वमुखी। अपवर्ड इंटर जेनरेशनल मोबिलिटी मतलब कि एक पीढ़ी अपने पिछली पीढ़ी की तुलना में तरक्की ऊपर की ओर, पॉजिटिव साइड में अच्छा कर रही है। अगर आपके पिताजी किसान थे या है और आप IAS बन गए तो इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, अपवर्ड ऊर्ध्वमुखी अंतर पीढ़ी गतिशीलता जो है कहलाएगी। तो वो जो भोजपुरी का जो शब्द है, प्रोवर्ब्स है, सेइंग्स है कि बाप के नाम साग पात, बेटा के नाम परोरा, तो यही कहना चाह रहा है वो कि इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी जो है हुई है, और उस पर फिर आप लिखना शुरू करिए। तो ये चीज़ जो है मैं इसलिए एग्जाम्पल दिया कि ये तो चलिए भोजपुरी का वो है, लेकिन ये चीज़ कहीं भी यूज हो सकती है। और कहीं भी होने का मतलब ये है कि आप जो हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी प्री हो, मेंस हो, उसमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन का मर्म क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा हूं मेंस का, UPSC में आया हुआ है। ये भारत में 9 मध्यम वर्ग के विशिष्ट लक्षणों की चर्चा करनी है। तो इसमें क्या है, 2 चीजें। पहला तो है 9 मध्य वर्ग, क्लियर है? क्लियर तो आपको नहीं होगा तो हो जाएगा। तो ये देखिए कि पहले तो इसमें दिया है 9 मध्यम वर्ग। ये है क्या चीज? नियो मिडिल क्लास। और इसको जब आप जान जाएंगे तो पूछ रहा है कि सिर्फ बताना है, डिस्कस करना है इसके विशिष्ट लक्षणों को, यानी सैलिएंट फीचर्स को, स्पेसिफिक फीचर्स को। ठीक है भाई गुप्ता जी, ठीक ना लगे तो बताइए, फिर दोबारा समझाएंगे आपको। तो पहले इसमें बताना है कि 9 मध्यम वर्ग क्या है, और फिर बताना है कि उसका विशिष्ट सैलिएंट स्पेसिफिक फीचर्स क्या है, लक्षणों की चर्चा करनी। तो 9 मध्यम वर्ग किसको बोलते हैं? कि जो समाज में पहले यहीं तक लेवल था, मिडिल क्लास
या लोअर मिडिल क्लास। और अब जो है वो उनका लेवल जो है लोअर मिडिल क्लास की तुलना में, देखिए पहले ये समझ लीजिए कि समाज में बंटवारा कैसे है। एक तो हायर क्लास है, उसके बाद मिडिल क्लास है, और तीसरा सीधा सीधा है लोअर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो ये कह रहा है कि नियो मिडिल क्लास, इस मिडिल क्लास में जो लोग थे वो नहीं, जो लोअर क्लास से इमर्ज हुए हैं नए, मतलब पिछले 20-30-40 सालों में, आज़ादी के बाद कह लीजिए, कोई भी 20-25 साल का पीरियड कंसीडर कर सकते हैं। तो ये मिडिल क्लास नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है नियो मिडिल क्लास, मतलब कि जो लोअर क्लास में थे अथवा लोअर मिडिल क्लास में थे। क्लियर है ना, उनकी बात कर रहा है। तो वो लोअर मिडिल क्लास कौन लोग हैं? जो समाज में निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग की ओर ट्रांजिशन, संक्रमण काल से गुजरे हों और उसमें जो है मिडिल क्लास के रूप में अपनी पहचान स्थापित किए हों, या लोअर के बजाय लोअर मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास की तरफ फाइट कर रहा था बढ़ने के लिए नीचे से या लोअर मिडिल क्लास से, उसका ट्रांजिशन, समझ रहे हैं? तो उसका ट्रांजिशन जो है नियो मिडिल क्लास को जन्म देता है। तो क्या मतलब हुआ कि समाज के निम्न वर्ग या लोअर मिडिल क्लास में रहते हुए अपनी सामाजिक आर्थिक विकास को इंक्रीज किया, बढ़ाया, और उसके अनुक्रम में एक नई पहचान स्थापित किया। तो समाज के निम्न वर्ग या लोअर मिडिल क्लास से संक्रमण काल से गुजरते हुए, ट्रांजिशनल फेज से गुजरते हुए अपनी सामाजिक आर्थिक हैसियत को नए सिरे से डिफाइन किया, परिभाषित किया है, वो है नियो मिडिल क्लास। नियो मिडिल क्लास कैसे बना? तो नियो मिडिल क्लास बना देश में तमाम तरीके की योजनाएं और ये सब चीज़ें जो आई, उससे जो है नया मिडिल क्लास का जन्म हुआ। जो लोग लोअर स्टेटा पे थे या लोअर मिडिल क्लास में थे, उन्होंने जो है अर्थोपार्जन के लिए तमाम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो। गांव के सेक्टर में देखिएगा तो जितनी ज़मीनें पहले थी उतनी ज़मीन उनके पास है, लेकिन उस पर कमर्शियल खेती करके उन्होंने अपनी आय बढ़ा ली। क्लियर है? और जो लोग 5 एकड़ के रखने के बावजूद भी वही ट्रेडिशनल खेती करते चले आ रहे हैं, वो उनकी आय नहीं बढ़ी। तो उस ग्रुप ने, जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास है, उसने अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नए तरीके से अपना काम शुरू किया, जो हमने बताया। शहरी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप उन लोगों ने शुरू किया। तीसरा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के अनुक्रम में उनकी जमीन जायदाद सरकार ने स्वेच्छा से उनसे ली, उसका पूरा कंपनसेशन दिया। नया जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013 का, तो वो तो और फेवरेबल है। तो उन्होंने ज़मीनें अपनी बेची और उससे उनको बहुत पैसा मिला, तो उनकी लाइफ स्टाइल जो है पूरा धुआं उड़ाने वाली हो गई। आप हरियाणा में देखिए, आप जो है पश्चिमी यूपी में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, वो क्लास जो कभी उस खेती की आय से सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर पाता था, उस खेती की जमीन को बेच करके पूरी जिंदगी वो जो है बढ़िया बोलेरो और स्कॉर्पियो लिए घूम रहा है, घर बनवा लिया, सब कुछ कर लिया, उपभोक्ता संबंधी चीज़ों को जो है एक्वायर किया। तो वो है न्यू मिडिल क्लास। क्लियर है? तो न्यू मिडिल क्लास के स्पेशल फीचर कैसे होंगे, क्या होंगे, ये तो सिर्फ बैकग्राउंड में आप इतनी बातें लिखिए कि हु इज न्यू मिडिल क्लास। अगर आपने भी स्कॉर्पियो खरीदा है और ट्रैक्टर 2-4 रखा है घर पे, तो आप भी न्यू मिडिल क्लास है भाई। और गांव में तो न्यू मिडिल क्लास का इमरजेंस जो है कई तरीके से जो है उसको फायदा पहुंचा रहा है। तो
ये है नियो मिडिल क्लास की डेफिनेशन। कौन लोग हैं, कैसे आए हैं, ये मैंने आपको बताया। अब कह रहा है कि उसके विशिष्ट लक्षणों की चर्चा करिए। लक्षण यानी फीचर्स तो बहुत सारे होंगे, अनगिनत, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, विशिष्ट लक्षण मतलब सैलिएंट, इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक, इसके उस फीचर्स को बताना है आप। अब आप कुछ भी लिख देंगे तो कुछ भी आंसर को जो है कुछ भी मार्क पकड़ा देगा आपको। इसलिए जब आप आंसर लिखेंगे तो इस शब्द का ध्यान रखेंगे कि विशिष्ट पूछ रहा है, तो आपको जो विशिष्ट लगे, स्पेसिफिक लगे, स्पेशल टाइप का कैरेक्टर लगे, उसको लिखना है। तो विशिष्ट लक्षणों में क्या आएगा, 9 मध्यम वर्ग के, एक तो उनका जो है जीवन शैली, सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ उनके जीवन शैली में। कैसे परिवर्तन हुआ, पहले हमने बताया, खेती की जमीन बेची, पैसा आया, बोलेरो खरीदा, ट्रैक्टर खरीदा, और अपने आप को जो बाउंसर 1-2 रख लिया। तो जीवन शैली में उनके बदलाव आया। क्या बदलाव आया वो हमने बताया। दूसरा जो नया मध्यम वर्ग के जो विशिष्ट लक्षण है, वो देखिए राजनीतिक रूप से भी मजबूत हुआ है। गांव देहात में आप अगर ग्राम पंचायत, लोकल बॉडी का इलेक्शन हो तो उसमें उसकी भूमिका सक्रिय और महत्वपूर्ण हो जा रही है और वहीं चुनाव जीतने लगता है। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से वो सशक्त हो गया, संपन्न हो गया। तो दूसरा, उसकी राजनीतिक शक्ति जो है में वृद्धि हुई है। तीसरा कि आर्थिक रूप से मजबूती हुई, आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ी है। कैसे बढ़ी वो हमने बताया। चौथा कि लोअर स्टेटा से हायर स्टेटा में जब गया तो उसके जो सामाजिक कर्मकांड जो थे उसमें परिवर्तन हुआ। सामाजिक सांस्कृतिक कर्मकांड मीन्स कल्चरल एस्पेक्ट। अब वो जो है अपनी जीवन शैली में इन सब पहलुओं को इम्पोर्टेंस देना और उसको बड़े पैमाने पे हाईलाइट करना। जैसे कोई फेस्टिवल उसने ऑर्गेनाइज किया तो बड़ा लेविश तरीके से दिखावा, इसको क्या कहते हैं, शो ऑफ करना, जिसे लोग देसी अंग्रेजी में बोलते हैं कि यार बड़ा बंतु है, बड़ा दिखावा करता है? 1 एकड़ जमीन बिका है, उसके बाद से पूरा जो है हवा में रहता है। कहते हैं ना गांव देहात में, शहरों में भी कहते हैं, यार अचानक इसके पास पैसा आ गया, अभी हवाई जहाज से उड़ने लगा है, घर पे आता है तो बहुत बड़े बड़े भोज का आयोजन करता है किसी त्यौहार के बहाने, और दूसरे लोग जो है उसके इस चीज़ को शो ऑफ करती हुई चीज़ को देख के वो भी कुछ प्रेरित होते होंगे। तो ये उसका विशिष्ट लक्षण है जो स्पेशली जीवन शैली से राजनीतिक शक्ति में वृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ती है, सामाजिक सांस्कृतिक कल्चरल, और शो ऑफ करता है, और डोमिनेंट प्रबल जाति के रूप में उभरता है, डोमिनेंट कास्ट के रूप में। और इस प्रबल जाति के रूप में जो उभार होता है तो सत्ता का जो बंटवारा है उसमें अपनी बिरादरी, इस जातिगत आधार पे उस चीज को प्रमोट करने लगता है। और कई जगह ये सब जो है बड़ा वायलेंस और कन्फ्लिक्ट का कारण रहा है। पहले, अब तो काफी सुधार हो गया, पहले चुनाव के नाम पे कितने मर्डर्स हो जाते थे। तो वो प्रबल जाति के रूप में उभर के जाति का एक संकेंद्रण, कंसंट्रेशन बनाता है, ग्रुप बनाता है, और सत्ता के विभाजन में, सत्ता को, पॉलिटिकल सत्ता को हथियाने में मजबूत होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखिए कि हर राज्यों में मोटा मोटी इस टाइप के जातियां जो ध्रुवीकरण, पोलराइज हो गई है। जैसे गुजरात में बन्या और पाटीदार, ये दोनों आपस में है कि नहीं, बन्या जाति है। और आप उधर चलिए तो कम्मा, आंध्रा में कम्मा बनाम रेड्डी। बिहार में चलिए तो अगड़ा और पिछड़ा जिसे कहते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ऐसा ध्रुवीकरण हुआ है। तो ये सब सिम्टम्स हैं, लक्षण है जो विशिष्ट लक्षण है, स्पेसिफिक है, सैलिएंट है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी चीजें जो है वो विशिष्ट नहीं है, सामान्य
सामान्य जनरल फीचर्स आप कह सकते हैं कि उसका रहन सहन के साथ साथ जो है उसका घर का, उसके सामाजिक सर्किल का, उसके यार दोस्तों का, उसका इन्फ्लुएंस, ये सब चीज़ें भी उसमें बढ़ी है। तो आप इसको, इस पॉइंट को, कितने पॉइंट बताया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट पे अगर आप 40 वर्ड भी लिखते हैं तो 7 चौका 28, 250 नंबर का है ये। तो 7 हेडिंग डाल के आप उस पर जो है 7 त्रिका की 7 चौका 28, मतलब 30 से 35 वर्ड अगर आप लिख देते हैं तो इसका आंसर पूरा हो गया। उस 30-35 में, सॉरी, ये पहले वाले जो डेफिनेशन है कैसे हुआ ये हटा दीजिए, तो और कम हो जाएगा, यानी 25 वर्ड आप सब पे लिख देंगे, आपको 70-80% स्कोर मिलेगा। तो जो छिपी हुई चीज़ है उसको हमने बताया कि उसको पकड़िए, अगर आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे तो बड़ी मुश्किल होगी आपका स्कोर। तो ऐसे आंसर लिखिए जैसे हमने बताया, और क्वेश्चन को ठीक से समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है जो हमने हाईलाइट किया। तो ऐसे आपका होगा सिलेक्शन, और ऐसे आप बनिएगा आईएएस ऑफिसर। समझ रहे हैं? तो हमसे जुड़िए, प्रीसा आईएएस से जुड़िए और अपनी सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। और बोलेरो और क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो लेके जो लोग एंजॉय कर रहे हैं उसको आप मुख्य दर्शक बन के देखिए, और अपनी तैयारी करके सत्ता का जो अथॉरिटी का जो एंजॉयमेंट है, मज़ा है, उसको आप भोगिए। थैंक यू वेरी मच।